Hello, everyone. Welcome you all on GS Darpan YouTube channel. In today's video, we will discuss about direct seeding of rice. So, this is a agricultural topic which is important for examination point of view. So, we'll discuss about what is direct seeding of rice. So, if we see traditionally, we have one traditional method of rice seeding. One is transplanting method. ट्रांसप्लांट दैट मीन्स कि एक जगह पर राइस के सीड्स को नर्सरी में ग्रो किया जाता है और जब वो जर्मिनेट होकर के स्मॉल प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं तो उनको वहां से उठा करके दूसरी जगह लगाया जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। उसके साथ साथ एक और मेथड जो 1950 से 1950 से काफी ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और अब दुनिया के तमाम देशों में इस मेथड को यूज किया जा रहा है, दैट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सो इफ यू सी, राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। दिस इज मोस्ट कल्टिवेटेड सीरियल ग्लोबली एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप हम उसे कहते हैं जिस पर हमारी डेली जरूरत निर्भर करती है। ठीक है, जैसे गेहूं स्टेपल क्रॉप है, चावल स्टेपल क्रॉप है। ठीक है, एंड बिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन दिस, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। This crop is grown under varied environment. Various environment में इसको ग्रो किया जाता है, वेरियस लैटिट्यूडनल एंड ऑल्टीट्यूडनल एरियाज में। डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी में इसको उगाया जाता है। मैदानों में भी उगाया जाता है, पहाड़ों पर भी उगाया जाता है और अलग अलग वेरिड रेनफॉल वाले रीजन में जहां पर 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पर भी इसको ग्रो किया जाता है और कई जगहों पर जहां पर 50-70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां पर भी सिंचाई के माध्यम से इसको ग्रो किया जाता है। So, rice mostly associated with ample quantities of water. Rice जो है वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसके लिए पानी ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ राइस ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट 3000 to 5000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है और ओवरऑल एग्रीकल्चर में हम जो पानी यूज करते हैं उसका 70 to 80% वाटर सिर्फ राइस ग्रो करने में जाता है। दैट मीन्स दिस राइस इज वेरी लो वाटर प्रोडक्टिव क्रॉप। पानी जिसमें ज्यादा लगे वो लो वाटर प्रोडक्टिव क्रॉप कहलाती है। तो राइस इज अ वेरी लो वाटर प्रोडक्टिव क्रॉप। अकॉर्डिंग टू सम प्रेडिक्शन एंड स्टडीज, roughly 39 million hectare of irrigated rice might face economical and physical water scarcity in Asia till 2025। 2025 तक लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर लैंड राइस ग्रोन एरियाज की खतरे में आ सकती हैं जहां पर आप राइस नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड हम राइस ग्रो करने का पैटर्न देखें तो ज्यादातर देशों में, खासकर ट्रॉपिकल रीजन में, जो राइस है वो एक सीजन ग्रो की जाती है। जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये एक सीजन को दिखाता है जहां पे साल भर में एक सीजन होता है राइस का। ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है साउथ ईस्ट एशिया अफ्रीका में, ये ब्लू एरिया दिखाता है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है और यहां पर राइस साल में 2 सीजन ग्रो किया जा सकता है। इन सम ऑफ द एरियाज जो रेड जोन दिखा रहे हैं यहाँ पर राइस साल में 3 सीजन ग्रो किया जाता है। सो देयर आर द वेरी फ्यू एरियाज इन द वर्ल्ड जहां पर राइस साल में 3 सीजन ग्रो किया जाता है। लार्जली राइस का एक सीजन ही रहता है। ठीक है, तो ये एक मैप आप ध्यान में रख सकते हैं। सो इट इज सेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रिपोर्ट दैट अपकमिंग डिकेड, आने वाले दशकों में, इट वुड बी क्रिटिकल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग करंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो हमारी प्रेजेंट एग्रीकल्चरल फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को चेंज करेंगे तो उससे इन्वायरमेंटल हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साथ में सोशियो इकोनॉमिक लाइबिलिटीज, व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक लाइबिलिटीज, कि हमें अपने देश की जनता को 2 वक्त का खाना देना है। ठीक है, वो भी डिग्निटी के साथ में। तो सोशियो इकोनॉमिक लाइबिलिटीज जो है वो भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को बैलेंस करते हुए हमें क्या करना है, अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है और ऐसा ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसप्लांटेड पडल्ड राइस मेथड से डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड की तरफ शिफ्ट करना। ठीक है, सो अभी जो हम मेथड यूज करते हैं टीपीआर मेथड, ये बेसिकली आज से नहीं है।
मौर्य पीरियड से टीपीआर मेथड, धान की जो रोपाई पद्धति है उसका विकास हुआ, और इसी रोपाई की वजह से धान का उत्पादन ज्यादा हुआ। उत्पादन से मौर्य साम्राज्य को टैक्सेस ज्यादा आए, और उस टैक्सेस के बेसिस पर मौर्य एम्पायर ने बड़ी सेनाएं रखी और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। तो एक तरीके से धान की जो कन्वेंशनल टीपीआर मेथड है, जो ट्रांसप्लांटेड मेथड है, इससे ही बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई एंशिएंट हिस्ट्री में। अब इस मेथड को चेंज करने की आवश्यकता है, और दुनिया के तमाम देशों में इसे चेंज भी किया जा रहा है। सो डायरेक्ट सीडेड राइस इज सच एन सिस्टम जिसमें राइस कल्टीवेशन दैट हैज द पोटेंशियल टू डिक्रीज द वाटर कंजम्पशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वाटर का कंजम्पशन इसमें काफी कम हो जाएगा। इन एडिशन ऑफ लेसनिंग लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर की जरूरत कम हो जाएगी। अभी मैं बताता हूं ऐसा कैसे होगा। एट द सेम टाइम इट विल इनहैंस द रिसोर्स एफिशिएंसी, पानी की आवश्यकता कम होगी और उत्पादन वैसे ही रहेगा। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा इस वजह से होता है कि ट्रांसप्लांटेड मेथड में, टीपीआर मेथड में, हम राइस के खेतों को पानी से लबालब भर देते हैं, खेत को पानी से भरते हैं, और यहां पर फिर सैपलिंग्स को, सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसे में जब पानी भरा रहता है खेतों में, तो यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, जिसकी वजह से मीथेन पैदा होती है। इसी वजह से दुनिया में मीथेन कंजम्पशन का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है धान के खेत। अभी यूपीएससी में क्वेश्चन भी मीथेन एमिशन से लेकर के आया था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये चर्चा हो रही है। इवन COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 में भी इस पर डिस्कशन किया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने में हमें सिर्फ CO2 पर फोकस नहीं करना है, CH4 मीथेन का भी एमिशन कम करना है, और बहुत सारे वेरियस मेथड से मीथेन का एमिशन कम किया जा रहा है। सो डीएसआर भी एक मेथड है जिससे मीथेन का एमिशन कम कर सकते हैं, और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 100 गुना ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जितना गर्मी अवशोषित करके पैदा करेगा, उससे 100 गुना ज्यादा मीथेन का एक मॉलिक्यूल करेगा। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने में भी डीएसआर टेक्निक का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सो इन रिसेंट ईयर अगर हम देखें तो डीएसआर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, has been accepted as a principal rice establishment method in various countries. वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25% एरियाज जहां पर राइस ग्रो होता है, उसमें 25% एरिया है जहां पर हम डीएसआर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, सदर्न अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यहां पर 100% डीएसआर यूज होता है। इन द कंट्रीज लाइक फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, यहां पर चूंकि जिन एरियाज में पानी ज्यादा बरसता है वहां पर डीएसआर अभी यूज नहीं हो रहा है। बाकी जहां पर पानी कम बरसता है, रेनफॉल कम होती है, लो रेनफॉल एरियाज हैं, वहां पर डीएसआर टेक्निक काफी प्रचलित हो रही है। जैसे भारत में पंजाब, पंजाब और हरियाणा, ये वो रीजन है जहां पर डीएसआर टेक्निक को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, और इसके फायदे भी हो रहे हैं वहां पर किसानों को। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में हम सीधे सीड को डिस्पर्स कर देते हैं खेतों में। ठीक है, अब यहां पर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। जैसे एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं। जस्ट अ मिनट, देखिए, जब हम ट्रांसप्लांटेड मेथड करते हैं तो सीड को पहले नर्सरी में ऐसे लगाते हैं। जब सीडलिंग स्टेज डेवलप हो जाती है, ऐसे पौधे बन जाते हैं, तो इसको यहां से निकालते हैं और फिर पानी भरे हुए खेत में इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो सीडलिंग स्टेज में हम इसको निकालते हैं और इसको लगाते हैं। तो इसकी दो जो आगे की स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है, वो इसकी खेतों में होती है, बाकी नर्सरी में होती है। नर्सरी मतलब जैसे जहां पर पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसप्लांटेड मेथड को यूज किया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग में ऐसा नहीं होता है, हम सीधे सीड को डिस्पर्स कर देते हैं। अब सीड को दो तरीके से डिस्पर्स किया जा सकता है। एक तो ड्राई सीड्स को, ठीक है, सीड भी ड्राई है, यहां पर सीड भी ड्राई होगा, ठीक है, और सॉइल भी ड्राई होगी। ड्राई सॉइल, ड्राई सीड। जहां पर रेनफॉल कम होती है वहां पर ड्राई डायरेक्ट सीडिंग होती है। ठीक है, जिसको हम डीडीएस बोलते हैं, ड्राई डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीडीएसआर। ठीक है,
इसके साथ साथ हम वेट एरियाज में भी कर सकते हैं। अब वेट एरियाज दो तरीके के हो गए, एक वो जगह हो गई जहां पर वेट तो है पर पानी भरा नहीं है खेतों में, मतलब मडी स्टेज है, मड है, कीचड़ है, कीचड़ जैसा खेत है, ठीक है, बारिश तो हुई, पानी भरा नहीं है लबालब, ठीक है। तो सोइंग प्री जर्मिनेटेड सीड, इसमें पहले से थोड़े से जर्मिनेट हो जाते हैं जब सीड, उनको हम यहां पर लगा देते हैं। जस्ट मिनट, जैसे यहां पर है, तो इसमें जर्मिनेशन स्टेज ये जो है, इसको एक जगह पर पानी छिड़क करके सीड को थोड़ा सा जर्मिनेट करते हैं। जब वो थोड़े से जर्मिनेट हो जाते हैं तो उनको लगा देते हैं, देखते हैं ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक मडी एरियाज में हो गया, और दूसरा वाटर सीडिंग करते हैं। तो ड्राई सीडिंग और वेट सीडिंग, दो तरीके से सीडिंग हो सकती है। वेट मडी एरियाज में हो सकती है, और वेट जो है वो वाटर लॉगिंग में भी हो सकती है, जहां पर पानी भरा हो, दो तरीके से हो सकती है। तो सीड सोन इन स्टैंडिंग वाटर, सीड सोन इन मडी एरिया, तो ये दो मेथड हो गए जो वेट सीडिंग मेथड है, और एक है ड्राई सीडिंग। तो लेट अस सी इन ये मेथड कैसे काम करते हैं। उसके पहले हम ये समझें कि हमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की जरूरत क्यों है। हम डायरेक्ट सीडिंग, क्या हमारे ट्रांसप्लांटेड मेथड में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम देखें तो हमारा ट्रांसप्लांटेड मेथड है उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। पानी ज्यादा लगने के साथ साथ जो है वाटर स्कार्सिटी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है दुनिया में। और जो हम सिंचाई के लिए पानी यूज करते हैं, ये ओशन वाटर तो यूज नहीं करते हैं, फ्रेश वाटर यूज करते हैं। तो फ्रेश वाटर की जो आवश्यकता है वो दूसरे सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वाटर स्कार्सिटी है। तो डिमांड जो है वाटर की, वो नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की तमाम सरकारें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दे रही हैं एग्रीकल्चर के साथ में, तो वहां पर भी वाटर डाइवर्ट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। राइजिंग कॉस्ट एंड स्कार्सिटी ऑफ लेबर, सिंचाई की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है, साथ में लेबर रिक्वायरमेंट जो है, अगर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर समझें तो भारत में जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जिनमें जहां पर जैसे पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पर लेबर कहां से जाते हैं, यूपी बिहार वगैरह से लेबर जाते हैं, एमपी से लेबर यहां पे जाते हैं। पर जब से मनरेगा स्कीम आई है, ठीक है, मनरेगा जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जब से मनरेगा स्कीम आई है तो ये जो लेबर का माइग्रेशन इन राज्यों में होता है वो बहुत कम हो रहा है। खासकर जब राइस की बुआई होती है, राइस एक वाटर इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। जब सीडलिंग्स लगाई जाती हैं खेतों में तो उसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा में लेबर की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है जब से मनरेगा स्टार्ट हुआ है। और बिहार यूपी में भी जिनके पास अपने खेत हैं, वो धान की बुआई अपने यहां पर पहले करते हैं और बाद में वो दूसरी जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी अपने खेत है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये। तो पहले ये अपने यहाँ करते हैं और फिर दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि इन राज्यों में धान की बुआई जो है वो लेट हो जाती है, तो पीक पीरियड में लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, उसको भी हैंडल करता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। लेबर वेज कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मनरेगा में मजदूरी जैसे बढ़ती है तो लेबर बाहर तभी जाते हैं जब उनको मनरेगा से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। जितना उनको मनरेगा में काम करने से मिलते हैं उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ही वो जाएंगे, तो लेबर वेजेस जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। साथ में एडवर्स इफेक्ट ऑफ पडलिंग, पडलिंग मतलब पानी से भर देना खेत को। तो पडलिंग के एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्योंकि मिट्टी खराब होती है। जब हम खेत को पानी से भर देते हैं तो वाटर क्या होता है, मिट्टी में अंदर लीच करके जाता है। इसको जब जब लीचिंग होती है, लीचिंग हिंदी में इसको निक्षेपण कहते हैं, जब लीचिंग होती है तो लीचिंग के साथ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी नीचे की तरफ सेटल होते चले जाते हैं। मिनरल्स नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर सैलिनिटी बढ़ती है और सॉइल खराब होती है। तो ट्रांसप्लांटेड जो मेथड है ये सॉइल डिग्रेडेशन में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और पंजाब हरियाणा जैसे राज्य हैं यहां पर सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ता ही जा रहा है। इन राज्यों में पिछले 10 सालों में 40% राइस का एग्रीकल्चर बढ़ गया है, 40% राइस के एग्रीकल्चर, जबकि यहां पर इतनी वर्षा नहीं होती है कि यहां पर नेचुरली राइस उगाया जा सके। पर यहां पर इरिगेशन की सुविधाएं हैं जिसकी वजह से राइस का की ग्रोथ यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और लीचिंग भी बढ़ रही है, सॉइल में सैलिनिटी भी बढ़ रही है। और इन राज्यों के पश्चिम में ही स्थित है थार डेजर्ट, जिससे डेजर्ट का एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है
वो इन राज्यों में बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमें इसे रोकना है तो भी हमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड को अपनाना होगा, क्योंकि इसमें हम खेत को पानी से भरते नहीं है, सीड्स को ऐसे डिस्पर्स कर देते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वो टेक्निक जिसमें हम कंजर्वेशन करते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम को देखते हुए, जिसको हम एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से एग्रीकल्चर करते हैं। तो ऐसे कंजर्वेशन मेथड एग्रीकल्चर के बहुत डेवलप हो रहे हैं और वर्ल्ड वाइड इनको अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में भी फिट होता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर क्रॉपिंग सिस्टम डायरेक्ट सीडिंग का है। राइजिंग इंटरेस्ट इन कंजर्वेशन टिलेज एग्रीकल्चर, ठीक है, खेत की जुताई किए बिना ही हम खेत में बीज छिड़क करके डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हैं। इससे जब हम खेत की जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी ढीली नहीं होती है बहुत ज्यादा, और ऐसी जगह है जहां पर ड्राई कंडीशन है वहां पर जो टिलेज मतलब जुताई करने से मिट्टी उड़ती है हवा के साथ में, तो टिलेज के जो नुकसान है उससे भी यहाँ पर फायदा होगा। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन बढ़ेगा, क्रॉप डेंसिटी इससे बढ़ेगी। इस वजह से डीएसआर टेक्निक जो है वो एक्सेप्टेबल टेक्निक मानी जा रही है। इसके एडवांटेज क्या है, तो इसके हम मेजर 8 एडवांटेज यहां पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इजी एंड फास्टर है। जब हम नर्सरी बनाते हैं ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में, टीपीआर टेक्निक में, ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में पहले तो 25 से 30 दिन लग जाते हैं नर्सरी में सीडलिंग तैयार करने में, और बाद में उस सीडलिंग को यहां पर लगाते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा 7 से 10 दिन का समय लगता है। तो 7 से 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड में। वहीं यहां पर अगर हम देखें तो ये 10 दिन पहले ही आप बुआई कर सकते हैं। तो जब आप जल्दी बुआई करेंगे तो जल्दी कटाई होगी, फसल जल्दी तैयार होगी, और जो दूसरा क्रॉपिंग सीजन आएगा उसके बीच में भी 10 से 15 दिन का गैप बचेगा, जब आपका खेत खुला रहेगा और मिट्टी दोबारा से रिफ्रेश होगी। ठीक है, और मिट्टी में न्यूट्रिएंट की पुनः भरपाई होगी। तो ये फायदा होता है इसमें, इजी और फास्टर सोइंग और क्रॉपिंग यहां पर होती है। ठीक है, हाई और कंपेरेबल ग्रेन ईल्ड विद टीपीआर, टीपीआर से इसका ग्रेन ईल्ड जो है वो ज्यादा होता है। हालांकि ये कंडीशन यूनिवर्सल नहीं है, कई कंडीशन में इसके टीपीआर से लो ग्रेन भी आया है। अभी हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली टीपीआर से ज्यादा ले सकते हैं हम अगर हम कुछ नियमों का पालन करें तो। डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। मेंटेन बेटर सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, चूंकि यहां पर लीचिंग नहीं होती है तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि यहां पर लेबर कॉस्ट कम होती है। तो जब लेबर कॉस्ट यहां पर कम होगी, ठीक है, सिंचाई की कॉस्ट कम होगी, तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, फार्मर की इनकम डबल करने का जो टारगेट है गवर्नमेंट का 2025 तक, वो भी पूरा हो सकता है। सूटेबल फॉर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, भारत जहां पर ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमको क्रॉप को इंटेंसिफाई करना होगा और ज्यादा ग्रोथ लेनी होगी। ठीक है, तो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के लिए भी हम इस टेक्निक को उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, लेबर यूज एफिशिएंट्स, जैसे 25 से 30 दिन लगता है इसकी बुआई, मतलब नर्सरी से तैयार करके इसको दोबारा से सीडलिंग को यहां पे लगाने में, ये काम यहां पर 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो लेबर इफेक्टिव है ये। ठीक है, और वाटर यूज एफिशिएंसी है, वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट ये 8 फायदे इसके होते हैं, जैसे लेबर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट वाटर यूज, ठीक है, सोइंग कैन बी डन इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, जल्दी से इसकी सोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर 8 प्रॉफिट। सो डीएसआर क्रॉप्स आर फास्टर एंड इजियर टू प्लांट, आसानी से लगाए जा सकते हैं, तो क्रॉपिंग मैकेनिज्म ज्यादा मुश्किल नहीं है। इजी क्रॉप मेच्योरिटी, 7 से 10 दिन पहले मेच्योरिटी हो जाएगी, तो खेतों को भी फायदा होता है। जब धान की कटाई हो जाती है और गेहूं की बुआई होगी, उसके बीच 15 दिन खेत खाली रहेगा, खेत रिफ्रेश होगा अपने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज उसमें बढ़ेंगी, जिससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो फिर से अधिक हो जाएगी। ठीक है, मीथेन का एमिशन कम होता है, लेस मीथेन एमिशन। जो डायरेक्ट सीडिंग होती है, तो जो ड्राई सीडिंग है इसमें सबसे कम मीथेन होता है, पर वेट सीडिंग, वेट डायरेक्ट सीडिंग में मीथेन का उत्पादन होता है। ठीक है, वेट डायरेक्ट सीडिंग में। तो डायरेक्ट सीडिंग ऐसा नहीं कि इसमें मीथेन नहीं पैदा होगा, डायरेक्ट सीडिंग में जो ड्राई डायरेक्ट सीडिंग है उसमें मीथेन नहीं होगी, अदरवाइज जो वेट सीडिंग है उसमें मीथेन थोड़ी पैदा होती है। ठीक है, देन टीपीआर
की अगर हम बात करें, जो ट्रांसप्लांटेड वाला होता है, चूंकि इसमें एनारोबिक कंडीशन में खेत पानी से भरा रहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेतों में, तो इसमें मीथेन ज्यादा पैदा होता है। मेंटेन बेटर सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो सॉइल में लीचिंग वगैरह नहीं होती है, सॉइल प्रॉपर्टीज मेंटेन होती है। तो राइस के बाद जो वीट क्रॉपिंग सीजन होता है, वहां पर वीट की भी अच्छी क्रॉप यहां पर होती है। हाई इकोनॉमिक रिटर्न है इसके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ज्यादा फायदा होता है। तो ओवरऑल अगर हम डीएसआर को देखें तो एज एन होल इट सेव 50% ऑफ वाटर एंड लेबर एक्सपेंस। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हुई डीएसआर में, राइस उत्पादन की कॉस्ट 50% कम हो गई, जस्ट आधी हो गई। तो वो किसान का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि रेट तो आधे नहीं होंगे, ठीक है, कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ग्रीन हाउस गैस भी एमिशन कम हो गया, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक भी हो गई। सो ड्राई डीएसआर कुड इफेक्टिवली यूज द अर्ली सीजन मॉनसून, जहां पर जल्दी मॉनसून आता है या जहां पर लेट मॉनसून आता है, वहां पर हम डीएसआर ड्राई, जो ड्राई डीएसआर है उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और चूंकि इसमें सिंचाई की इतना जरूरत नहीं है, तो लगभग 60% कम बिजली की आवश्यकता होगी। आपको पंप्स नहीं चलाने हैं, वहीं टीपीआर में ज्यादा जरूरत पड़ती है बिजली की, क्योंकि आपको बार बार सिंचाई करनी है। भारत में मॉनसून काफी अनसर्टन रहता है, ठीक है, तो ये एक फायदा भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बुआई टेक्निक के बारे में बात करें, तो ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है, जिसमें जैसे ये व्यक्ति है यहां पर, ये सीड्स को ऐसे ही डिस्पर्स कर दे रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या करते हैं, ड्राई सीडिंग का ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक, जिसमें 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर, इसमें हैंड से फरोज, ये फरो बनाई गई, मेड़ जैसी बनाई गई फरोज बना करके, ठीक है, हाथ से हम डिस्पर्स कर देते हैं सीड को। तो यहाँ पे 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। शैलो फरोज बनाए जाते हैं, ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। एक मेथड होता है ड्रिलिंग मेथड, ये मशीन से किया जाता है, ये काफी प्रिसीजन तरीका है, बहुत एक्यूरेट तरीका है। इसमें एक मशीन आती है जिसको टर्बो हैप्पी सीडर बोलते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी में सीड को दबा देती है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर नीचे, और दो सीड्स के बीच में भी 5 से 7 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब ये गैप जो है मेंटेन किया जा सकता है, कई जगहों पर ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कई जगहों पर दो सीड्स के बीच में 2 सेंटीमीटर का भी गैप रखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कितना इंटेंसिफाई करेंगे। पर इसमें भी सीड की पर हेक्टेयर 80 से 100 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। सीड्स आर प्लेस्ड बाय मशीन, यहां पर मशीन से सीड्स को डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक होता है डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड उन एरियाज में होता है जहां पर मिट्टी काफी ठोस होती है और ड्राई होती है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये आपको दिख रहा है इस जगह पे ये मशीन, इस मशीन में ये जो नीचे पैडल्स जैसे आपको दिख रहे हैं, जस्ट मिनट, ये दिख रहा है, ये ऐसे जमीन को हिट करते हैं। तो हिट करते हैं तो यहां पर एक होल बन जाता है, ठीक है। ये लकड़ी के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं, और बैम्बू पुल भी हो सकते हैं। ये नीचे ऐसे हिट करते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये नीचे ऐसे हिट करते हैं तो ऐसे छोटा सा गड्ढा बन जाता है, इसमें सीड को डाल दिया जाता है, और बाद में मिट्टी को हाथ से इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है लेबर की। ये 3 टेक्निक यूज करते हैं ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में। वेट डायरेक्ट सीडिंग में ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रम सीडिंग 2 तरीके होते हैं। अब वेट सीडिंग में क्या होता है, इसमें हम यहां पे आपको दिख रहा होगा जर्मिनेटेड सीड है। सीड्स को पानी के कपड़े गीले कपड़ों में रखा जाता है, थोड़ा सा पानी से भिगोया जाता है, और कुछ 1 से 2 दिन में सीड्स ऐसे थोड़े थोड़े जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे जर्मिनेटेड सीड को हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड, वही हाथ से छिड़क करके, स्प्राउट्स होते हैं जैसे आप अंकुरित अनाज खाते हैं, वैसे ही स्प्राउट इसमें निकल आते हैं। तो स्प्राउटेड सीड्स जो है वो खेतों में छिड़क दिए जाते हैं। इसमें भी 1 से 2 दिन का समय लगेगा, और जो खेत होगा वो भी मडी होगा। मडी मतलब पानी से सिंचाई की गई, या तो वर्षा हो गई हो तो यूज कर सकते हैं। तो जिन जगहों पर बारिश ज्यादा होती है, मध्यम से अधिक बारिश होती है, मीडियम टू हाई रेनफॉल रीजन जो है, वहां पर हम वेट डायरेक्ट सीडिंग यूज कर सकते हैं, और जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर ड्राई डायरेक्ट सीडिंग यूज कर सकते हैं। तो एक ये टेक्निक हो गई, एक हो गई ड्रम सीडिंग, ठीक है। सो इसमें भी उसी तरीके से पॉट जैसा बना करके डालते हैं,
ठीक है। तो ड्रम सीडिंग, ये इसमें भी मशीन आती है ड्रम सीडर की जैसी, तो ये भी मशीन से, इसमें भी 80 केजी के आसपास जर्मिनेटेड सीड जो है वो पर हेक्टेयर लगता है। ठीक है, ओके। तो ये दो तरीके हो गए, वेट डायरेक्ट सीडिंग एंड ड्राई डायरेक्ट सीडिंग। सो ये तो फायदे हो गए डायरेक्ट सीडिंग के। ठीक है, अब डायरेक्ट सीडिंग को लेकर के चैलेंजेस क्या है, रिस्क क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्क, तो सबसे पहला जो रिस्क हमको दिखाई पड़ता है खेत में जब आप डायरेक्ट सीड डालते हैं, तो सबसे पहले सीड्स पर पेस्ट अटैक, मतलब कीड़ों का अटैक। ठीक है, बर्ड्स के द्वारा इसको खाया जाना, ये बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, तो क्योंकि सीड खुले में होंगे तो बर्ड, चूहे, पेस्ट, इनका अटैक इन पे आसानी से हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, जो हमारा टीपीआर मेथड है, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो एक चीज हमें देखना है कि सीड्स को डायरेक्ट पेस्ट अटैक से, बर्ड्स अटैक से बचाना है। ठीक है, प्लस यहां पे जो हमको सीड्स यूज करने हैं वो पुअर सीडलिंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुअर सीडलिंग्स नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर दो तीन चीजें हो सकती हैं, जैसे भारत जो है वो अनियमित मॉनसून वाला देश है, भारत में जो मॉनसून है वो इरेगुलर रहता है। अब जैसे हमने यहां पर ड्राई डायरेक्ट सीडिंग की और अगले ही दिन बारिश हो गई और पानी भर गया, तो ये सीड्स क्या हुए, पानी के अंदर आ गए, इससे सीड्स ठीक से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सीड्स क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सीड्स जो है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे, जो पौधे बनेंगे वो कमजोर होंगे, और उनमें जो ग्रेन डेंसिटी होगी, उनमें जो ग्रेन्स लगते हैं, दाने जो आएंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ अगर वाटर लॉगिंग वगैरह होती है तो यहां पर वीड, वीड मतलब जो घास फूस उगती है, उसका भी इंफेक्शन यहां पर होगा। लो न्यूट्रिएंट एंड वाटर यूज एफिशिएंसी, जब अगर सीड्स पानी में से डूब जाएंगे तो इनको न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ सीड पानी में तैरने लगेंगे। ठीक है, और ये अपनी रूट्स को ठीक से डेवलप नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सीडिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो रूट मैकेनिज्म का डेवलप ना होना ठीक से। तो ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जिसमें सुधार करने की अभी भी जरूरत है उन एरियाज में जहां पर पानी लॉग होता है, वाटर लॉगिंग होता है। तो वाटर स्टैग्नेशन ऑन सॉइल सरफेस आफ्टर सीडिंग कैन लीड टू पुअर जर्मिनेशन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन राइस प्लांट विद ग्रेटर सीडलिंग विगर। अब यहां पर देखिए, जैसे जर्मिनेशन हो भी गया, तो जब हम सीड्स को ऐसे, जब हम सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधों को हम बिल्कुल ऐसे सीधा लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम पौधों को सीधा लगाते हैं। अब बात समझिए कि यहां पर जब हम सीडलिंग्स को प्लांट करेंगे तो ऐसे पौधे को सीधा लगाएंगे, जिससे क्या होगा, रूट्स जो है वो ठीक से डेवलप होती है। ठीक है, सैलो रूट्स शुरू में होती है, धीरे धीरे ये डीप रूट डेवलप होती है। सरफेस एरिया मतलब ऐसे भी डेवलप होती है और डीप भी डेवलप होती है। तो रूट्स जितना डीप डेवलप होती हैं उतना न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करती हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट का इनटेक करती हैं, और ऊपर ग्रेन्स जो है वो अच्छे आते हैं, लहलहाती हुई फसल आएगी। और जितना लैटरल एक्सपेंशन होता है रूट का, उतना ही ये पौधा स्ट्रांगली स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा। तो तूफान आएगा, भारी बारिश होगी तो पौधे का तना टूटेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, तो क्रॉप फेलियर के संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, सीड को ट्रांसप्लांट करते हैं, पर जब हम ऐसे सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं तो कुछ सीड अपने रूट्स ऐसे डेवलप करेंगे, कुछ ऐसे डेवलप करेंगे, कुछ सीधा भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर सीड्स के जो रूट्स हैं उनमें आपस में न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन हो जाएगा, और रूट रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो रूट डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो यहां पर हैम्पर होता है। अनदर मेजर प्रॉब्लम अराइज विद हाई सीड रेट इन्वॉल्व। ठीक है, क्या होता है कि यहां पर हम सीड्स को क्या करते हैं, छिड़कते जाते हैं, तो कहीं पर सीड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर सीड की डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीड डेंसिटी ज्यादा कम, कहीं हमने, क्योंकि किसान क्या करेगा, ज्यादा सीड डाल देगा, उसको लगेगा ज्यादा पैदा हो, तो हाई सीड रेट होने की वजह से
इस जगह पर न्यूट्रिएंट के लिए सीड्स के बीच में कंपटीशन होगा। कुछ सीड्स तो स्ट्रॉन्ग प्लांट के रूप में डेवलप होंगे, पर कुछ सीड्स जो है वो पुअर प्लांट्स के रूप में डेवलप होंगे। ठीक है, सो हाई सीड रेट बिसाइड लीडिंग टू अ डेंस पॉपुलेशन। अब यहां पर घना हो गया, यहां पर ठीक से घना नहीं हुआ, तो एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, अट्रैक्टिंग मोर इंसेक्ट एंड पेस्ट, जहां पर ज्यादा डेंसिटी होती है वहां पर पेस्ट अटैक ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंपटीशन रहेगा एंड दिस विल कॉज पुअर रूट स्ट्रक्चर, और रूट अगर कमजोर रहेगी तो प्लांट कमजोर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रूट लॉजिंग। रूट लॉजिंग, दिस इज अ मेजर कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। रूट लॉजिंग इज कॉमन प्रॉब्लम इन डायरेक्ट सीडिंग, स्पेशली व्हेन सीड्स आर सरफेस सोन। सीड्स हम ऊपर ही, ठीक है, तो इनमें रूट्स इनकी डेवलप नहीं हो पाएंगी, खासकर ड्राई डीएसआर सिस्टम। दिस फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द इंटैक्ट कॉलम ऑफ द अबव क्राउन लेन, जो ऊपर की रूट्स होती हैं ठीक से डेवलप नहीं होती हैं, और इससे क्या होगा, देयर एंकरेज विल बी वीक। एंकरेज मतलब पकड़ जो है वो वीक होगी सॉइल में, और इससे जब भी कोई तूफान आता है प्लांट विद स्टैंड नहीं कर पाएंगे। हेवी रेन विंड में, हेवी विंड एंड रेन में प्लांट स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो स्टेम है वो बेंड हो जाएगी, और बेंडेड स्टेम में ऊपर जो बीज डेवलप हो रहे हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स का जाइलम फ्लोएम जो है वो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ब्रेकिंग ऑफ स्टेम ड्यू टू लॉजिंग हिंडर्स ग्रेन फिलिंग। ग्रेन मोटा नहीं होगा, पतला सा थिन कमजोर सा ग्रेन रह जाएगा, साइज बड़ा नहीं होगा ग्रेन का। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स, यहां पर जो फोटोसिंथेटिक या कहें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो ठीक से नहीं हो पाएगी, और जब ऐसा नहीं होगा तो प्लांट ठीक से डेवलप नहीं होगा, प्लांट में बीज ठीक से आएंगे नहीं। तो यहां पर भरे पूरे बीज नहीं होंगे, कम बीज होंगे, तो खेत में प्लांट्स तो दिखाई पड़ेंगे पर ओवरऑल उत्पादन जो है वो कम होगा। ये मेजर चैलेंज है डीएसआर का। तो कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो ये कंस्ट्रेंट जो मैंने आपको बताया, ये आप डीएसआर टेक्निक में मेंस में आपको लिखने के लिए आ सकता है कि डीएसआर टेक्निक के फायदे और नुकसान क्या है, दोनों आप लिख सकते हैं। सो वीड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट। वीड यहां पर ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हर्बिसाइड्स की यहां पर हमको स्पेसिफिकली जरूरत होगी। ठीक है, तो वीडीसाइड और हर्बिसाइड ये एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सॉइल बॉर्न पैथोजन, क्योंकि सॉइल खुली हुई होती है तो यहां पर सॉइल बॉर्न पैथोजन जो है वो आ सकते हैं। इंक्रीज एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखें, एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट यहां से बन सकता है। यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि सॉइल खुली होती है, बीज डायरेक्ट इनटेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एमिशन ज्यादा हो सकता है, बिकॉज एरोबिक सॉइल कंडीशन कैन ऑल्सो इंक्रीज नाइट्रस ऑक्साइड। वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, CH4 उत्पादित होता है, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा पैदा होगा। और नाइट्रस ऑक्साइड याद करिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओजोन डिप्लेशन के लिए। ठीक है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन को, तो ये एक एरिया है जहां पर हमको सुधार करने की जरूरत है। प्लस न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इससे न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर जो है वो खेत में हो सकता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है इसका, वो ये है कि जो डीएसआर टेक्निक है इसमें 8 से 10 किलो ज्यादा सीड की जरूरत पड़ती है पर हेक्टेयर लैंड एरिया में। ठीक है, वहीं ट्रांसप्लांटेड मेथड में हम सीधे सीडलिंग्स लगाते हैं, सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यहाँ पे 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर कम लगता है। ठीक है, तो ये एक सेविंग हो जाती है टीपीआर में। डीएसआर में बीज ज्यादा लगता है। डीएसआर में आपको लैंड लेवलिंग करना होगा। लैंड लेबलिंग अगर आप नहीं करते हैं, जैसे लैंड अगर लेवल नहीं है, लैंड कहीं पर, जस्ट मिनट, लैंड अगर कहीं पर ऊपर नीचे है, ऐसे ऊपर नीचे है, तो यहां पर आपने सीड डाले और बारिश हुई और यहां पर पानी भर जाएगा, सीड खराब हो जाएगा। तो यहां पर लैंड लेवलिंग जो है वो, ठीक है, जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे इसमें ट्रांसप्लांटेड मेथड में लैंड लेबलिंग की जरूरत इतना ज्यादा नहीं पड़ती। तो लैंड को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोइंग नीड टू बी डन टाइमली, तो आपको टाइमली जो है खेत तैयार करना पड़ेगा, इससे पहले कि मॉनसून आए आपको डायरेक्ट सीडिंग जो है
वो कर लेनी पड़ेगी। दीज आर द मेजर चैलेंजेस। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो हमको वीड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वीड क्या? खरपतवार जब हो जाती है तो होगा क्या? अब इसमें समझिए खरपतवार की प्रॉब्लम क्या है। आपने जब टीपीआर मेथड में आपने पानी भरे हुए खेत में पौधे लगाए, यहां पर वीड्स ज्यादा नहीं उगेंगी क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है अभी। और जब वीड्स उगेगी भी तो जो धान का पौधा होगा वो क्या होगा? वेजिटेटिव स्टेज में आ चुका होगा, बड़ा हो चुका होगा। और नीचे जो भी वीड्स उगेंगी इनको आसानी से रिकॉग्नाइज करके निकाला जा सकता है। वही डीएसआर मेथड में, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में क्या होगा? सीड्स सीड्स और वीड्स ये साथ में ग्रो होंगे, तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वीड मैनेजमेंट सिस्टम या उसके लिए कोई मशीनरी या उसके लिए कोई बायोटेक्नोलॉजी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? या सीड्स में कोई ऐसे जेनेटिक चेंजेस किए जाएं जो वीड्स को अपने आप डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है? तो वीड मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए, ठीक है? फिर जो जब सीड्स खुला होता है तो यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है? तो यहां पर हमको ऐसे बायोसाइड्स चाहिए होंगे जो निमेटोड्स, जो कीड़े होते हैं निमेटोड्स वगैरह, इनको खत्म कर दें। तो बायोसाइड्स हमको चाहिए होंगे, ठीक है? इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीम कोटेड यूरिया। तो जो नीम कोटेड यूरिया होती है, नीम के तेल में यूरिया का कोटिंग होती है, तो इससे एक तो नाइट्रिफिकेशन भी होगा सॉइल का और नीम के तेल से जो बायोसाइड का भी काम करेगा। तो ये एक जो है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू राइस वेराइटी, डायरेक्ट सीडिंग के लिए कुछ नई वेराइटीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी। दीज आर द पॉसिबल सोल्यूशन जो चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग डीएसआर? फर्स्ट, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, रिडक्शन इन मीथेन एमिशन, लेसर एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कम होगा, हाई वीड रेसिस्टेंस, इसमें वीड रेसिस्टेंस हाई होगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आप इसका ऑप्शन मुझे आंसर करके बताइए। आई विल चेक योर क्वेश्चन। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप में से जो भी स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि जीएस दर्पण के नाम से है। जीएस दर्पण के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो 9958018784 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल स्टूडेंट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. See you soon.